जैसे अभी आप सभी को पता है कि कुछ समय पहले पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई है, इस पर डॉक्टर साहब ने बड़े बड़े खुलासे किए थे कि कौन लोग इनके पीछे हैं और उसका मुख्य एजेंडा क्या है। अभी अगर रिसेंट की बात करें तो वहाँ पर जो सिंधु नदी है या जो भारत से जो नदियाँ पाकिस्तान में जाती हैं, जो वाटर ट्रिनिटी हुई है, उसके तहत हम डॉक्टर साहब से कुछ जानकारी लेना चाहेंगे कि ये पूरा प्रकरण क्या है। नमस्कार डॉक्टर साहब। राम राम भाई जी। जो आज पहलगाम का जो मुद्दा चला हुआ है, तो सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि जो भी आज इस देश में चल रहा है, क्या उससे जो लोग वहाँ पे मारे गए हैं उनको न्याय मिल पाएगा? पुलवामा वालों को मिल गया। अगर पुलवामा वालों को न्याय मिल गया हो, पिछले वाले जो बिहार के चुनाव थे 2020 में, उसमें जो बिहार रेजिमेंट के कुछ लोग मारे गए थे, सैनिक मारे गए थे, उनको न्याय मिल गया हो, या आज तक के जितने आतंकी हमले हुए हैं उनमें किसी को न्याय मिल गया हो, तो इसमें इस हत्याकांड में भी मारे गए लोगों को न्याय मिल जाएगा ज़रूर। और यदि उनमें से किसी को नहीं मिला है तो इसको भी कोई न्याय मिलने की उम्मीद छोड़ दीजिए। कुछ दिन तक सत्ताधारी दल के लोग और उनको फेवर करने वाले लोग मुसलमान, आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर हवा बनाएंगे, काम करेंगे, और फिर कुछ दिनों के बाद वो भूल जाएंगे, क्योंकि इस देश को युद्ध के हालात में धकेलना है। ये बात हम 2019 से आपको बताते आ रहे हैं। लॉकडाउन लगने के बाद हमने आपको बताया था सिविल अनरेस्ट लेकर के आना है। जो यूरोप में इस वक्त हो रहा है, बिजली गुल आधा यूरोप बिजली गई हुई है, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। हमने पॉडकास्ट में भी बोला था, हमने बताया था कि बिजली और इंटरनेट जाएगा। ये टेस्टिंग चल रही है बेसिकली सारी दुनिया के अंदर अलग अलग जगह पर। जो रशिया और यूक्रेन में हो रहा है वही हिंदुस्तान और पाकिस्तान में करवाया जाएगा। कश्मीर के अंदर नाटो की आर्मी अगर बिठानी है, यूनाइटेड नेशंस की आर्मी को अगर बिठाना है, तो कश्मीर के अंदर इस तरह के हालात पैदा किए जाने कंपलसरी हैं। सारा स्क्रिप्ट का हिस्सा है। जो पाकिस्तान का पानी खोल देते हैं और 15 मिनट बंद कर देते हैं और फिर 15 मिनट के बाद फिर से खोल देते हैं, ये भी एक नाटक का हिस्सा है। मतलब पानी बंद करने का बयान देना, सारी टीवी चैनलों पर मतलब चल पड़ना, सारे टीवी चैनलों पर मतलब इसका प्रसारण हो जाना, और जैसे ही प्रसारण का समय खत्म होता है वो वाटर खुल जाना और फिर उसके बाद उसकी चर्चा बंद हो जाना। इसी तरह से हिंदुस्तान पाकिस्तान की सेनाओं के अंदर सीज फायर के जो खबरें जो टेलीविज़न पर चल रही हैं लगातार, ये सीज फायर आज से नहीं है, कभी से होता आ रहा है। तो जिस सीज फायर को देश में चल रही बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सरकार की नाकामी, इनके निकम्मेपन और इनकी बर्बादी का ठीकरा जब किसी के ऊपर फोड़ना होता है, तो वो ऑलरेडी इस तरह के सीज फायर का इस्तेमाल करके युद्ध के हालात में देश को झोंक दिया जाता है। क्योंकि इमरजेंसी के हालात लाने के लिए देश के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा ताकत आर्म्ड फोर्सेस को देने के लिए, यानी पुलिस और आर्मी को देने के लिए देश में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस लाना ज़रूरी हैं संविधान के हिसाब से। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस हैं सूखा, बाढ़, भूकंप, युद्ध, महामारी जैसे हालात। तो अभी इन सारी चीज़ों को ये लोग यूज़ कर रहे हैं। कहीं पर बाढ़ ले आना, कहीं पर देखो आप जम्मू कश्मीर के अंदर जो बादल का फटना है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इसके बारे में भी हम आपको बता चुके हैं कि हार्प टेक्नोलॉजी से मन मर्जी की जगह पर बारिश की जा सकती है, मन मर्जी की जगह पर सूखा रखाया जा सकता है, ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी की जा सकती है। जो आज ग्लोबल वार्मिंग के नाम पर ड्रामा चल रहा है, ये ड्रामा चालू तो इन्होंने 3-4 साल पहले कर दिया। उसके ऊपर डिबेट्स चालू कर दी, स्कूलों के अंदर लेक्चर्स चालू कर दिए बच्चों के। जो बच्चे तो बेचारे गूगल से सर्च करते हैं, जो उनका मटेरियल होता है वही वहाँ मिलता है उनको, वही वो लोग बेचारे भाषण में बोल देते हैं, वही खुद बोलते हैं, वही सुनने वाले सुन लेते हैं, और इस तरह से उस प्रोपेगेंडा को एक हवा मिल जाती है। इस दौरान 3-4 साल में सब जगह इन्होंने ईंटों से सब पक्का कर दिया, फर्श लगा दिए, सोलर प्लांट लगा दिए, सोलर पावर वो लगा दिए, शीशे लगा दिए सब जगह। और अब वो जो गर्मी को अवशोषित कर रहे हैं, अब जो गर्मी होने वाली है, ये सारी की सारी प्लानिंग का हिस्सा है। तो इनके साइंटिस्टों को इतना नहीं पता है कि इससे क्या होने वाला है। इनके साइंटिस्ट को ये नहीं मालूम है कि इससे नेचुरल रिसोर्सेज का कितना दोहन हो रहा है। अगर मालूम है तो ये समझ लीजिए कि जो ये अटैक है, जो इस टाइम पहलगाम में जो अटैक हुआ था, इसको तो अगर आपने देखना हो तो
ये नलिन प्रभात वहाँ डीआईजी था। हाँ, वही डीआईजी तब था जब पुलवामा के अंदर अटैक हुआ था, हाँ, मतलब इससे पहले जब अटैक हुआ। हाँ, और वो आदमी मतलब जिस वक्त वहाँ पर अटैक हो रहा है हाँ, उससे महीना 2 महीना पहले चंडीगढ़ में, मनाली में करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी कैसे खरीद रहा है, हाँ, इसको तो किसी ने जांचा नहीं है। अब पता लग गया, सोशल मीडिया पे चला, तो अब जांच बिठाने लगे। अब क्या है, जांच बिठाने लगे, आदमी तो मरवाई दिए ना सरकार ने, अपने लोग, अपने देश के लोग तो मरवाई दिए ना। इसमें जो आदिल जो कश्मीरी लड़का था, हाँ। जो वहाँ पर काम करता था और जिसकी आतंकवादियों की गोली से जान गई है, शुरू में तो बताया गया था कि ये हमारे लोगों के लिए, वहाँ पे जो टूरिस्ट थे, सैलानी थे, उनके लिए लड़ते हुए मरा है। पर बाद में जांच में सामने ये आता है कि आदिल तो बहुत समय से आतंकियों की सहायता कर सका था और वो ट्रेनिंग भी ले चुका था आतंकी संगठन से। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? ये बात किसने बताई आपको? ये देखिए क्या नेशनल है, टीवी मैं आपको पे अभी बताता हूँ, ठीक है, न्यूज़ उसका है। नाम आदिल था इसलिए उसको इस्तेमाल करना बड़ा आसान है। ध्रुव सक्सेना को क्यों भूल जाते हैं? आईएसआई का एजेंट था। संदीप शर्मा को क्यों भूल जाते हैं? संदीप शर्मा तो सीक्रेट जांच के वो दिया करता था, सारे कागज दिया करता था एयरफोर्स के, आईएसआई का एजेंट था। बीजेपी के पदाधिकारी आईएसआई के एजेंट मिले हैं, आप उनको क्यों भूल जाते हैं? देविंदर सिंह पठानकोट हमले में आप उसको क्यों भूल जाते हैं? भाई उस नाम का इस्तेमाल करना सत्ता को सूट कर रहा है और वो इजी है देश के अंदर नफरत फैलाना। वरना जो आदमी देश के खिलाफ काम कर रहा है वो उसके खिलाफ काम कर रहा है। मतलब देखो क्या होता है, जब कोई रेप का कोई केस होता है, वहाँ पर कोर्ट ने हिदायत दी हुई है कि जो आरोपी है और जिसका रेप हुआ है, दोनों की पहचान को गुप्त रखा जाए देश के अंदर, क्योंकि उससे दंगे भड़कने का और हिंसा भड़कने का भय होता है। यहाँ पर क्यों नहीं होता है? अगर आपको जात और धर्म का ही जिक्र करना है तो फिर एक काम कर लेते हैं, इस देश के अंदर अपनी ही बेटी का बलात्कार करने वालों का सबका धर्म चेक कर लो ना एक बारी। जो जेलों के अंदर बंद आतंकी पड़े हुए हैं उनका धर्म चेक करो ना सबका। जो जो उग्रवाद जो अपराधी पड़े हुए हैं उनका सबका धर्म बताओ ना फिर आप। भाई देखो, जब सत्ता को सूट करेगा वो व्यक्ति हिंदू हो जाएगा, जब सत्ता को सूट करेगा वो व्यक्ति वो जाट हो जाएगा, जब उसको सूट करेगा वो हिंदू हो जाएगा, जब सूट करेगा वो ब्राह्मण हो जाएगा। अदरवाइज जब सूट नहीं करेगा तब उसके लिए वो ढूंढ कर लाएंगे कोई नया नैरेटिव। आतंकी संगठनों से ट्रेनिंग ले रहा था वो आज पता चल गया, मतलब जो ट्रेनिंग ले ली उसका पता चल गया, जब ले रहा था तब नहीं पता चला था। आतंकी हमला हो गया तब आपको सारा नैरेटिव सेट करना है, जब हमला होने से पहले जब आपके पास खुफिया एजेंसियों की सारी खबरें आ गई है तब आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। देखो, सत्ताओं के लिए मैनिपुलेशन बहुत आसान होता है, क्योंकि मैं इन लोगों के भी काफ़ी करीब रहा हूँ, मीडिया वालों के भी काफ़ी करीब रहा हूँ। और क्योंकि आज से 10-12 साल पहले जब मेरा बेटा जब वंडर किड बना था, उस वक्त ना मैंने कुछ सारे न्यूज़ चैनल्स के यहाँ खूब चक्कर काटे थे, उनके मेहमान नवाजी उनकी मैंने खूब देखी थी। और ये सुधीर चौधरी टाइप के ये सारे लोग ना वहाँ पर जब नोएडा में जब मिलते होते थे तब हम इनसे खूब अंदर बैठ करके बात करते थे, और अंदर खाते बातें जो होती थी वो सब मीडिया वालों को पता है। ये सब मोहरे हैं बेचारे, ऊपर से आदेश आता है कि ये लाइन है और इस लाइन को नेगेटिव चलाना है, और ये लाइन है इसको पॉजिटिव चलाना है। सिंपल इतना सा फंडा है। और कुछ दिनों से जब से पिछले कुछ सालों से अगर मैं कहूँ कि जब से सारे चैनल जो अडानी और अंबानी दोनों ने ही खरीद लिए हैं, यहाँ तक कि सहारा भी खरीद लिया और फिर एनडीटीवी भी खरीद लिया जब रवीश कुमार को निकाल दिया गया था, आपको शायद पता होगा। तो जब सारे ही चैनल इनके हैं और यही लोग सत्ता में बैठे हुए हैं और यही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बैठे हैं, तो फिर वो बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि जब यूनाइटेड स्टेट्स का जब उपराष्ट्रपति बोल रहा है यहाँ आकर के दौरे में कि भाई भारत को हम सैन्य हथियार बेचने वाले हैं, वही लोग पाकिस्तान को भी बेचते हैं हथियार, वही हमें बेचते हैं। पता चलता है ये अमेरिका नहीं बेच रहा होता, अमेरिका में बैठे उद्योगपति बेच रहे होते हैं। और वो उद्योगपति कौन है? वही रॉकफेलर, रॉथस्चाइल्ड, जिनका जिक्र मैं हमेशा से करता आ रहा हूँ। तो भाई उनके हथियार बिकने हैं। अभी देखो बायो वेपन्स बिका इनका, वैक्सीन्स बिकी इनकी, अभी उसके नाम पर जो लॉकडाउन लगने के बाद में जो जितने भी नए पैसे आए, नया पैसा जो फ्लोट किया इन्होंने, उससे देश को कर्जदार बनाया, उस पूरे देश को कर्जदार बना दिया। पूरी मतलब तथाकथित आज़ादी से लेके और इस सरकार के आने तक टोटल कर्जा था 54 लाख करोड़ का, और ये सरकार बनने के बाद अब हम 150 लाख करोड़ तक पहुंचने वाले हैं। यानी कि अब हमारा 150 लाख करोड़, जी मैं ये बता रहा हूँ, ये पिछले 10 साल का है खाली। यानी कि जितना कर्जा भारत ने, विदेशी कर्जा
पूरे 1947 से लेके अब तक इस सरकार तक नहीं लिया था, आज़ादी से उससे डबल के करीब तो अब ले चुका है भारत। 10 साल। और जितनी भी चीज़ों का पैसा वर्ल्ड बैंक से आया है, चाहे ये नए सचिवालय खुले हैं, गांव में भी नए नए पंचायत के सचिवालय खुले हैं, अस्पताल नए खुले हैं, स्कूलों में एसएससी का सर्व शिक्षा अभियान के बरामदे वाले जो नए लाल ईंटों वाले जो स्कूल बने हैं, और जितने पार्क्स में ये जितना रिनोवेशन का काम हो रहा है, जितने नए हाईवेज बन रहे हैं, इन सब की ज़मीन लीज पर रख करके तब ये पर कर्जा मिला है। ऐसे थोड़ी कोई बैंक आपको कर्जा दे देगा, कुछ ना कुछ तो मॉर्गेज रखना पड़ेगा ना। तो इस देश के नागरिकों के आधार कार्ड के नाम पर जो उनका होना है, जो उनका पैदा होना है, वो वहाँ मॉर्गेज रखा गया है, और जो इनकी ज़मीनें हैं ये सारी मॉर्गेज रखी गई हैं। इसीलिए सेना की सारी ज़मीन हथियाई जा रही है, रेलवेज़ की सारी खाली पड़ी ज़मीन हथियाई जा रही है, पंचायतों की सारी खाली पड़ी ज़मीन हथियाई जा रही है। अभी मैं खरड़ मोहाली के पास के गाँव में से आया हूँ, अभी एक घरेटी गाँव है वहाँ, झरेटी की घरेटी, झंझेड़ी सॉरी, उस झंझेड़ी गाँव की पंचायत का 200 एकड़ ज़मीन पर कब्जा करने के लिए प्रशासन पिछले 3 दिन से आ रहा है। वहाँ पर हम गाँव वालों को बताने गए थे कि भाई ये जो अपना ग्राम सभा है, इसकी मदद से अपना आदेश पारित करके और इनको भेज दो कि ग्राम जो है नहीं चाहता है ये सारा कुछ। तो इस सारे के सारे प्रकरण को जब अगर देखा जाए तो सामने आती हैं बातें कि भाई ये सारा का सारा एक प्रोपेगेंडा है, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को और चौपट करने के लिए, देश में गृह युद्ध के हालात लाने के लिए और ज़रूरत से ज़्यादा ताकत को एक्सेस करने के लिए लाई जा रही गतिविधियां हैं, जिनका असल आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है, जिनका असल के हालात से कोई लेना देना नहीं है। यही आपके साथ हो रहा है कोरोना के नाम पर, यही हुआ वैक्सीनेशन के नाम पर, यही हुआ क्लाइमेट के नाम पर, और यही हो रहा है अब आतंकवाद के नाम पर। और असली आतंकी तो सरकारों में और विपक्ष में ही बैठे हुए हैं, उनको तो उनके ऊपर तो आपकी नज़र ही नहीं है। आप तो आदिल को लेकर के बेचारे लगे पड़े, आदिल और अब्दुल इनको लेके पड़े। और अगर मान लीजिए, चलो एक बात देखिए आप, भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी को जात और धर्म पूछ करके मारा जा रहा हो, कभी भी नहीं हुआ है। आतंकी तो कभी नहीं चाहेगा कि एक खास आदमी के ऊपर अटैक हो। आतंकी का तो मतलब है आवाम में आतंक फैलाना। अगर जो कोई सही आतंकी है ना, उसका पर्पस है आवाम के अंदर आतंक होना चाहिए। किसका आतंक होना चाहिए? भाई मान लो कोई एक व्यक्ति आतंक फैलाना चाहता है, तो आतंक फैलाने के बाद बताएगा तो कि मैं फैलाना चाहता हूँ, मेरा आतंक है ये, मैं हूँ इसका जिम्मेदार, वो तो बताएगा ना। तो कोई ना कोई संगठन जो आतंकी संगठन है वो इसकी जिम्मेदारी तो लेगा ना। अगर किसी संगठन ने जिम्मेदारी ली तो वो उस संगठन का आदमी हो गया, लेकिन अगर वो किसी संगठन ने नहीं ली तो वो अपराधी हो गए। वो अपराधी हुए तो उस अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, उसको ढूंढने का कोई प्रयास नहीं किया जाएगा। उनको ना ढूंढने में सत्ता का फायदा है, उनके ना मिलने में सत्ता का फायदा है, क्योंकि अगर मिल गए तो पता चलेगा सारे के सारे राष्ट्रीय समलैंगिक संघ के आसपास घूमते हुए लोग मिलेंगे। ये सारे पेड वर्कर थे जिनको केवल इसलिए ही लेकर गया था, वहाँ से पुलिस को भी इसलिए हटाया गया था उस टाइम के लिए। अदरवाइज वहाँ पर एक दो पुलिस वाला हमेशा रहता है। मैं पहलगाम 2 बार गया हूँ, वहाँ पर पुलिस वाला हमेशा रहता है। वो सिक्योरिटी को हटाया ही इसलिए गया था, जैसे पुलवामा में अटैक होने से पहले उस आसपास के एरिया की सिक्योरिटी को हटा दिया गया था, वैसे ही यहाँ पर भी अटैक होने से पहले सिक्योरिटी को हटा दिया गया। कहीं गलती से एक आधा पकड़ा गया तो भेद खुल जाएगा सरकार की साजिश का। तो इसलिए ये जो तड़ीपार और आदमखोर हैं, इनकी पुरानी फितरत है, इनकी तो कुर्सी ही लाशों के ढेर पर रखी हुई है। तो जिसने गोधरा करवाया, जिसने पुलवामा करवाया, जिसने ये ट्रेन के अटैक्स करवाए, कभी ये सत्ता में होते हुए करवाएंगे, कभी विरोध में, कभी विपक्ष में होते हुए करवाएंगे। पहले भी इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया है हमेशा। इतिहास को पलटा जा रहा है, इतिहास को बदला जा रहा है, इतिहास को ख़राब किया जा रहा है, हमारे इतिहास को धूमिल किया जा रहा है, लोगों को बदनाम किया जा रहा है, लड़ने वाले लोगों को और उनकी कौम को बर्बाद किया जा रहा है। इधर देखिए आप, पंजाब के अंदर भी यही आतंकवाद का दौर इन्होंने चालू कर दिया है, क्योंकि अब पंजाब में भी इन लोगों को अपनी सरकार लाने का चस्का चढ़ा है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ लड़ाई करनी है। और अगर पूरी तरह से पंजाब को बर्बाद करके उसकी ज़मीनों पर कब्ज़ा करना है तो भी ज़रूरी होगा कि पंजाब पूरी तरह से बर्बाद हो। और इसी तरह से बंगाल के अंदर भी, क्योंकि बंगाल और पंजाब ये 2 कौम ऐसे, ये 2 एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ का ब्लड के अंदर ही विद्रोह है, समझ है, और आतंकियों को और इस तरह के आतताइयों से लड़ने का इनका पुराना इतिहास रहा है। तो जिनका भी सत्ताओं से लड़ने का इतिहास रहा है, उनको बदनाम करना ज़रूरी है, ताकि पूरी दुनिया के अंदर ये आतंक फैलाया जा सके। और जब उनको हम बदनाम करेंगे तो उनके खिलाफ हवा बना करके उनको कैद करना बड़ा आसान होगा। तो ये सब जो चाल है, इस चाल को दुनिया को, देश को, लोगों को समझना होगा
और टेलीविज़न तो कम से कम बंद करना पड़ेगा, नहीं तो आप अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने गुलाम होते हुए देखोगे। और ये बात बोलते बोलते बड़ा अरसा हो गया, आई डोंट नो कि ये कितने दिन और बोल पाएंगे, क्योंकि षड्यंत्र चालू हो जाएंगे चारों तरफ से, कभी किसी चीज़ के नाम पर, कभी किसी चीज़ के नाम पर। देखते हैं जो ये पहलगांव में जो पूरा प्रकरण हुआ है अभी, उससे पहले पुलवामा में हुआ था। ख़ास तौर पर अगर मैं अभी पहलगांव की बात करूं, तो इस मुद्दे को आप कैसे जोड़ते हो? ये हमारा राष्ट्रीय मुद्दा है, सिर्फ भारत पाकिस्तान का मुद्दा है, या फिर पूरे वर्ल्ड का मुद्दा है? सबसे ज़्यादा फ़ायदा किन लोगों को हो रहा है इससे? देखो, मुझे इतना पता है इसमें अमित भाई कि मुसलमान का तो नुकसान हो रहा है, ऑब्वियस ही बात है, इसमें साफ दिखाई दे रहा है। हिंदू का फ़ायदा हो रहा है ना, हिंदू का भी नुकसान हो रहा है, सिर्फ सत्ता का फायदा हो रहा है। देखो, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से किसी तरीके से कोई तो फायदा होगा, तभी तो करेगा कोई आदमी। मतलब आप उसको देखिए कि करने वाला आदमी कौन है और उसका उससे क्या लाभ है, और यदि वो गुप्त है, उसका पता भी नहीं चल रहा, फिर करने का फायदा क्या है? इस चीज का मतलब है कि ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है योजनाबद्ध तरीके से। तो इसमें मुझे नहीं लगता इसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान का कोई खेल है। ये तो युद्ध को लाने के लिए, उकसाने के लिए, देश की जनता का हजारों करोड़ रुपया वेस्ट करने के लिए और देश की अर्थव्यवस्था को जो बर्बाद किया है उसको जस्टिफाई करने के लिए। जैसे कि अभी क्या हुआ, अर्थव्यवस्था तो चौपट हो गई थी, जो प्रोडक्शन था वो माइनस में चल रहा था जिस वक्त कोरोना आया। जब देखा कि सब जगह सारे तरफ से बुरा हाल हो रखा है और हर आदमी बोलने वाला है और अब खड़ा होगा कि भाई देश के आर्थिक हालात इतने खतरनाक कैसे हो गए, उसी टाइम पर कोरोना आ गया। अब कोरोना में सारी के सारे फैक्ट्री सब कुछ बंद हो गया। जब वो बंद हो गया, उसके बंद होते ही बाद में, उसके बाद जो हुआ, मतलब चाहे वहाँ चाहे आपकी मौतें हो रही हैं, चाहे सुसाइड हो रहे हैं, चाहे अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, चाहे दुकान बंद हो रहा है, चाहे कर्जा बढ़ रहा है, चाहे दुकान नीलाम हो रही है, हर चीज़ का ठीकरा कोरोना के ऊपर फोड़ना शुरू कर दिया लोगों ने। तो आप क्या मानते हैं कि जो ये अभी प्रकरण हुआ है, ये सब चीज़ें, जैसे वक्फ जो बिल आया था उसका विरोध हुआ, उसके बाद ये एक के बाद एक जो घटनाएं हो रही हैं, हाँ, आज पानी तक बात आप पहुंची है, क्या आप इसको कनेक्ट अरे कुछ भी आई नहीं है यार, वो पानी बंद हुआ ही कहाँ है, खुला हुआ है पानी, कुछ नहीं आई हुई है। चर्चा का विषय बनाना चाहते हो आप लोग, असली मुद्दे से क्यों भटकने देते हो चीज़ों को? हम नहीं करेंगे इन बकवास की चीज़ों पर बात। ये मुद्दा कभी पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मुसलमान, हिंदू का था ही नहीं। ये मुद्दा इस देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का है और उसी के ऊपर कंसंट्रेटेड रहेंगे कि वो आदमी वहां गया कैसे, वो पहुंचे कैसे। तुम्हारी अगर इंटेलिजेंस इतनी मूर्ख है, तुम्हारी इंटेलिजेंस अगर इतनी नकारा है, तुम्हारी सुरक्षा पाबंद अगर इतने निकम्मे हैं, तो सत्ता छोड़ो, तो कुर्सी छोड़ो। ये सवाल तो ये होना चाहिए। भाई वक्फ बोर्ड से ध्यान क्या हटाया गया? ध्यान अभी 4 मई को या 5 मई को, शायद वहाँ पर 5 मई को सुप्रीम कोर्ट में पेशी है। पहले झटके में ये बिल वैसे ही निरस्त हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर संवैधानिक चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा गया। वो केवल और केवल हवा बनाने के लिए देश में देखो, हिंदू मुसलमान का जो प्रोपेगेंडा है, ये प्रोपेगेंडा बंगाल में चलाने का प्लान कर रहे हैं ये लोग, और कुछ बिहार के कुछ एरिया में भी चलाने का, यूज़ करने का प्लान चला रहे हैं। अभी तो सिखों का भी चलेगा, देखिएगा, इधर बंदी सिखों के रिहाई के लिए भी आंदोलन चल रहा है मोहाली के अंदर, इसका भी इस्तेमाल किया जाएगा सिखों के खिलाफ पंजाब में। और उसके अलावा कुछ और किसान आंदोलन चला देंगे किसी को, मतलब ये तो इनके हाथ में होता है, कभी भी कर देते। इनके पास पैसे की, रिसोर्सेज की, मीडिया की, किस चीज़ की कमी थोड़ी ना है। तो कश्मीर ही क्यों? क्योंकि कश्मीर के अंदर अभी लिथियम मिला है, नेचुरल रिसोर्सेज सारे हैं ही वहाँ पर, और फिर विवादित जगह है और वहाँ का आदमी उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। स्वर्ग है वैसे ही। और जब पाकिस्तान और भारत को जब वर्ल्ड वॉर 3 को जब अमली जामा पहनाना है यूनाइटेड नेशंस के इन गुंडों ने, तो चाइना के साथ अटैक में कश्मीर का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो इसके अंदर क्या है, पाकिस्तान, चाइना और भारत, यहाँ पर बीच में क्या आ रहा है, कश्मीर। तो इस कश्मीर का इस्तेमाल किया जाना है बेसिकली नाटो की आर्मी को एस्टेब्लिश करने के लिए। नाटो की जो आर्मी एस्टेब्लिश करेंगे ना, ये जो वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने की तैयारी चल रही है, उसके तहत स्वर्ग में एस्टेब्लिश करेंगे नाटो की आर्मी को।
पता नहीं क्या स्वर्ग में करेंगे कि क्योंकि वो सेंटर में पड़ता है इन तीनों कंट्रीज के ना, और पूरी दुनिया की वर्ल्ड गवर्नमेंट की आर्मी है वो, तो उसको स्टैब्लिश करना है, यूनाइटेड नेशंस की निगरानी में होना है, युद्ध विराम की कब घोषणा करेंगे, कब युद्ध करेंगे, ये सब स्क्रिप्ट के हिसाब से हो रहा है। ये जो अभी हमारे जितने लोग मरे हैं, इनकी जो न्याय की बात है वो तो कहीं पीछे छूटी जाती है, लेकिन सबसे मेन मुद्दा ये है कि जवाब कौन देगा, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। एक समय था जब नेता जो है वो इस्तीफा दे देते थे। देखो अमित भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि 25 लोगों के 28 लोगों के मरने पर यदि इस देश की मीडिया का खून खोल रहा है, तो 750 किसान जो कि आंदोलन में मरे थे, फिर उनके ऊपर तो ये सारे के सारे मर जाने चाहिए थे। अगर अभी इनका ऐसा विलाप देख करके तो ऐसा लग रहा है कि 750 किसानों का शायद इनको पता नहीं चला होगा। फिर आप देखोगे कि इस देश में 25 लाख बच्चा तो सिर्फ 3 चीज़ों से मरता है। बच्चा मरता है हर साल की बात बता रहा हूँ मैं आपको। 25 लाख बच्चा कुपोषण, मतलब ठीक से खाना ना मिलने, गलत इलाज होने और इलाज ना मिलने की वजह से मर जाता है। तो उस पे तो आप ऐसा विलाप नहीं करता है, या कोई मीडिया वाला विलाप नहीं करता है। फिर आप देखोगे कि लगभग 30 किसान रोज का आत्महत्या कर रहा है। यानी कि पहले जो आंकड़ा था ये 15,000 12 से 15,000 का था, अब ये आंकड़ा डबल से भी ऊपर हो गया है साल का। उस पे तो नहीं आपका विधवा विलाप होता है। फिर इस तरह से दूसरे जो मतलब चीज़ों, जितने सरकार के गलत प्रोपेगेंडा की वजह से, सरकार की गलत नीतियों की वजह से कितने लोग आत्महत्या करते हैं और मरते हैं, उस पर तो कोई भी चर्चा डिबेट नहीं होती है। फिर यही डिबेट क्यों, मतलब इसी पे डिबेट क्यों? फिर अगर मेरी गली में या किसी और की गली में सड़क पर चलते हुए किसी बच्चे का टायर अगर गलत गड्ढे में जाने से मर जाता है और उसका बाप न्याय की भीख मांगता रहता है, उसको भी कभी न्याय नहीं मिला है। और अगर कोई कर्जे की वजह से आत्महत्या कर रहा है, उसका भी न्याय कभी किसी को नहीं मिला है। लोग बेघर हो रहे हैं, उसका भी न्याय किसी को नहीं मिला है। तो 28 लोगों की मौत पर किसी एक खास कौम को अटैक करना, ये कहाँ तक जायज़? और अगर है तो फिर भाई, फिर तो ऐसा करो ना, फिर जिस की जात का अपराधी है पूरी जात को डिक्लेयर कर दो कि ये सब के सब ऐसे ही हैं, पूरी जात और पूरी कौम को कर दो ना। फिर भाई जैसे मान लो ध्रुव सक्सेना पकड़ा गया, उसको आप सक्सेना बोलोगे या फिर हिंदू बोलोगे, पहले ये बताना पड़ेगा आपको। अगर आप उसे हिंदू बोल रहे हो तो फिर तो सारे, अगर एक हो गया सारे हो गए ना। और अगर वो एक है तो फिर वो एक ही है। फिर वो मारने वाले 10 थे तो वो 10 ही हैं, बस 10। 11वें आदमी तक आंच नहीं आनी। मैं अगर कोई गलत काम करूंगा तो मेरे पिताजी की क्या गलती है भाई उसमें? मेरे खानदान की क्या गलती है? मेरे परिवार की और मेरे गांव की क्या गलती है यार उसमें? गलत काम करने वाला मैं हूँ। वो ठीक, ये गलती क्या करते हैं, पूरा गांव उस बच्चे की परवरिश में बिल्कुल योगदान नहीं देता है। फिर वो कभी डेप्यूटी कलेक्टर बन जाता है, डीसी बन जाता है, या कहीं एडमिशन होता है, कहते हैं पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया। अरे गांव का नाम रोशन तो तब होगा ना जब गांव ने उसको वहां तक पहुंचाया होगा। बेचारे ने खुद मेहनत करी, अपने माँ बाप का पैसा लगाया, खुद ट्यूशन पढ़ी, और गांव का नाम रोशन कैसे हो गया उसमें? गांव का नाम रोशन तब होता जब गांव के पैसे से वो पढ़ा होता, गांव के स्कूल में पढ़ा होता, गांव की मदद से पढ़ा होता, और गांव ने उसे उस मुकाम तक पहुंचाया होता, तो तब तो गांव का नाम रोशन होता ना। तो जब एक बच्चे की उस मतलब उपलब्धि को पूरा गांव अपना मानने लग जाता है, तो फिर एक बच्चे के गलत काम को फिर पूरा गांव अपने आप क्यों नहीं अपनाता कि भाई पूरे गांव ने करी है, फिर ये क्यों नहीं कहता? तो ये इसको ऐसे जहां यूज करने में आपको सूट करे वैसे मत यूज करो ना इसको आप अगर आप ऐसे यूज करना चाहते हो कि भाई हरियाणा का नाम रोशन कर दिया है, तो फिर एक आदमी जो गलत काम करे फिर पूरे हरियाणा का नाम डुबो दिया, ऐसे भी लिखो ना कि उस हिंदू ने हरियाणा का नाम डुबो दिया, या उस मुसलमान ने, या किसी ने भी बोल दो, उस ब्राह्मण ने, उस जाट ने, किसी ने भी। मेरा कहने का मतलब ये है कि जहां आपको सूट करता आप वैसे ट्विस्ट कर जाते हैं, ये गलत है। आप या तो कोई पैमाना बनाओ ना इसका। ये सिर्फ मुसलमान का मुद्दा नहीं है। हाँ, अभी रिसेंट एक सर्वदलीय बैठक हुई थी, अगर हम राजनीति की बात करें, जिसमें हमने बाद में खड़गे जी का बयान सुना कि सभी राजनीतिक दल और उनके नेता वहां पर पहुंचे, लेकिन हमारे देश के जो प्रधान सेवक हैं वो रैली में थे, और उन्होंने वहां पर पहलगांव के बारे में इंग्लिश में भाषण दिया है। तो और बिहारियों के सामने वो भी। हाँ जी, बिहार में। तो इस बारे में आप क्या
ये क्या ही कहना यार ऐसे वाहियात आदमी के बारे में। तो खैर प्रधानमंत्री को नहीं बोल रहा हूँ मैं, नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री पद की गरिमा है, उसका सम्मान है, लेकिन नरेंद्र मोदी जैसे आदमी का कोई सम्मान नहीं। मतलब इससे वाहियात आदमी इस देश को नहीं मिला होगा कभी भी। और फिर मतलब उस आदमी को देख करके आपको लगता नहीं है कि यार ये पुलवामा करवा के कैसे रेड कारपेट पे बैठ करके वहाँ पर हंस रहा है, मौज उड़ा रहा है, सर्वदलीय बैठक में खुद आ नहीं रहा है, और नाटक नौटंकी। इसकी नौटंकी तो सर देखो, जिसमें भी कॉमन सेंस है ना, और जिसको भी थोड़ी सी अकल है, उसको पता है कि ये कौन है, क्या है। मतलब इसके साथ वाले तो जो हैं इसको नर पिशाच बोलते हैं। नर पिशाच इसको साथ वाले, मतलब इसके साथ जिसने भी काम किया है ना, किसी से भी पूछ कर देखना, वो तो ऐसा इस्तेमाल ऑन रिकॉर्ड नहीं बोल सकते। अब मैं भी ऑन रिकॉर्ड मुझे भी नहीं पता, अगर मैं भी बोल ही रहा हूँ कि इसके साथ वाले बोलते हैं, मैंने सुना है। और देखो इतने लोगों को मरवा के जो गोधरा में इसने किया था, और जो अभी जो ये कर रहा है, पिछले 10 सालों से क्या कर रहा है, ये बलि तो ले रहा है, कभी किसी की कभी किसी की, सब सड़कों पर है, सब सड़कों पर, और आ चुके हैं सब सारे। कोई घर ऐसा नहीं बचा भाई, एक बार रिसर्च करके देखो, पूरे गांव के अंदर कोई घर ऐसा नहीं बचा है जो बीमार ना हो जिस घर के अंदर। और सारे वो हैं कि जो इस कोरोना वाली इस पूरे के पूरे इंजेक्शंस को लगा करके बैठे हुए हैं। फिर कोई घर ऐसा नहीं बचा है जो कर्जे में ना है, बहुत मतलब कोई रेयर ही घर बचा होगा। और किसी का भी काम नहीं चल रहा है, किसी का भी। और लेकिन फिर भी उसके बाद भी ये मैनिपुलेट कर जाता है मीडिया के माध्यम से, क्योंकि बोलने वाले लोगों को मैनेज करना या डराना या धमकाना या मारना या जेल में डालना इसका पुराना हथियार रहा है। वो हथियार अभी भी कर देगा, देखा जाएगी जो भी होगा। आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम है कि हम कितने दिन और बोल पाएंगे और क्रेडिबिलिटी को किस तरह से खाएगा ये, लेकिन बहुत ही आप जो ये सारी बातें हैं ये काफ़ी खुलकर बोलते हो, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर आमतौर पर ये सब बातें मिल जाएंगी। आपको डर नहीं लगता कभी कि जिस बात के बारे में पूरे देश में या कोई भी खुलकर बातें नहीं करता, आप इतना बोल्ड स्टेटमेंट देते हो? देखो कभी आपके साथ ऐसा कोई हादसा हुआ है? देखो बड़े सारे होते हैं, खूब धमकियाँ आती हैं, खूब पीटा भी गया है, पुलिस ने गिरफ्तार भी किया, पीटा भी, खूब उल्टा लटका करके भी पीटा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ये सब हुआ है। और बात रही डर की, तो डर तो लगता है, और डरते हुए ही बोल रहे हैं कि अगर नहीं बोले, देखो क्या होता है अमित भाई कि जैसे अभी आपको कोई अभी ऐसा विचार आ जाए कि मैं आपकी टांग काट दूं, तो आपको बड़ा डर लगेगा अचानक से, यार ऐसे थोड़ी कटवा लेंगे। लेकिन कभी बाय चांस चोट लग जाए और एक्सीडेंट में वो टांग कई बार वैसे ही कट जाए, फिर आदमी उस दर्द को सहन कर लेता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपको अगर कोई तकलीफ है प्रेजेंट में, आप उसे झेल सकते हैं, तो इसलिए बोल पा रहे हैं कि जो भी तकलीफ होगी देखी जाएगी। भविष्य में हमारे बच्चों के साथ क्या होने वाला है वो सोचकर दिल दहल जाता है। तो बोलने के अलावा भी हम कर ही क्या सकते हैं, लोगों को जगाने के अलावा। कि देखो जगाने का भी पर्पज़ यही है, बोलने का ये पर्पज़ है कि कोई तो ऐसा होगा इस देश में, ऐसे ये धरती माता इतनी तो निपुती नहीं हो सकती ना, कोई तो होगा जो इसी तरह से सोचता होगा, कोई तो होगा जो इसी एंगल से बातों को देखता होगा, कोई तो होगा जो लड़ना चाहता है। तो मैं अकेला अगर लड़ रहा हूँ तो आ जाओ, वो आ जाएगा साथ में, हम 4 हो जाएंगे, फिर 10 हो जाएंगे, फिर 20 हो जाएंगे, फिर थोड़ा ऐसे हो जाएंगे। तो थोड़ा सा समूह में कि एक जैसे लोग, ऐसा ना हो ना कि अभी जिन लोगों के बीच रह रहे हैं अगर वो सारे बुज़दिल हैं, तो जब लड़ने की बारी आए सब भाग जाएंगे तो मार देंगे। पर अगर सारे लड़ने वाले आ जाएं एक साथ, तो फिर नहीं भागेंगे ना, तो फिर वो लड़के मुकाबला कर सकते हैं। तो उन लोगों तक आवाज़ पहुंचाने का और क्या रास्ता है भाई, हम लोग बोल रहे हैं, हम रिस्क उठा रहे हैं, तो जो इस एंगल से सोचते हैं आ जाओ, अपनी आवाम को बचाने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए कुछ तो कर लो, कुछ तो करो। तो वो बताने जरूरी है, उसी के लिए हम लोग बोल रहे हैं और डरते हुए ही बोल रहे हैं। मतलब इट्स नॉट लाइक कि हम कोई बहुत ज़्यादा ये बात है। और फिर ये मालूम है हमारे तो घर में भी, जैसे वो हमारे क्या नाम, अशोक पटेल जी हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, मित्र हैं, वो बताते होते हैं कि पुलिस वालों ने जब उनको कोरोना के दौरान पकड़ लिया था तो उनसे पूछा था कि तुम्हें डर नहीं लगता है, तो बोलते हैं कि
किस चीज़ का, कि मरने का डर नहीं लगता है। कहता है हमारे घर में तो रिवाज है भाई मरने का। मेरे दादाजी भी मर गए थे, उनके पिताजी भी मर गए थे, मेरे पिताजी भी मर गए, और एक दिन मैं भी मरूंगा। तुम्हारे यहाँ अगर जिंदगी भर बचे रहने का रिवाज हो तो तुम डरो, वरना जिसको मरना ही है क्लियरली लास्ट में यही तो होगा ना, और क्या होगा, मतलब आखिरी तो यही है और ये होना ही है। तो फिर ये कलंक क्यों लगवाएं कि हमने अपनी औलादों के लिए कुछ भी नहीं किया और हम बोले भी नहीं और हम चुप रहे। बस यही है। परिवार की तरफ से आपको कभी रोका टोका नहीं गया? हमेशा रोका गया, हमेशा टोका गया, हमेशा ही टोका गया। मैं सही कहूँ तो कौन परिवार है जो अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने इस तरह से 24 घंटे पागलों की तरह भटकता हुआ, बोलता हुआ, गला फाड़ता हुआ, चिल्लाता हुआ, मार खाता हुआ, गालियाँ खाता हुआ देखना चाहेगा, जिसका भविष्य भी नहीं पता हो, जो कहता है कि मान लो मैं तो ये कहता हूँ कि मैं तो चुनाव भी नहीं लड़ूंगा, फिर काहे को लड़ रहा हूँ भाई, किसी की लड़ाई, ये किसी और की लड़ाई थोड़ी ना, मेरे बच्चे की लड़ाई है। और फिर मैं तो कोई बिजनेस भी नहीं खोलूँगा, मेरा तो पहले से खुला हुआ है, मेरा तो था, मैं तो जो छोड़ कर आया हूँ उसके मुकाबले अभी तो क्या ही मिलेगा, कुछ भी नहीं। तो टोका गया, रोका गया, लेकिन वो क्या है कि कुछ लोगों के खून में होता है। परमात्मा किसी को इशारा करता है, कहता है, या फिर हम खुद ही खामखाई में भी उड़ता तीर लेने के। अभी कश्मीर के मुद्दे पे थोड़ा सा वापस आते हैं। तो कश्मीर में आपने डीआईजी का जो वहाँ पे जिक्र किया है, जो खुलासा किया है नलिन प्रभात के बारे में, उसके बाद जो ये पानी का मुद्दा उठा है कश्मीर में, कहाँ उठा है? भारत पाकिस्तान, ये समझौता क्या है, जल समझौता क्या है भारत पाकिस्तान के बीच में? भाई देखो, समझौते का तो ये होता है ना कि देखो किसी देश का तो अधिकार है नहीं इधर, क्या है, अभी बाउंड्री बन गई तो देश बना ना। अभी हिमालय से नदी निकली, गंगा निकली, जमुना निकली, तो जिन जिन स्टेट से होकर के गुजरेगी वो स्टेट उसका मालिक थोड़ी हो जाएगा। भाई उत्तराखंड से निकली तो उत्तराखंड ये थोड़ी कह देगा हमारा पानी है सारा का सारा। फिर अगर उधर आकर के यूपी में आ जाएगी तो यूपी थोड़ी कहेगा हमारा पानी है, या हरियाणा में आ गया, दिल्ली में आ गया तो हमारा पानी थोड़ी ना है। तो जो निकलती हैं नदियाँ वो निकल करके उनको तो नीचे ही जाना है ना, उनका तो अपना रास्ता है, ठीक है। तो वो इंडिया से होकर के अगर पाकिस्तान में जाएगा तो उसका पानी, कितना पानी उसको देना, कितना पानी उसको देना। भाई पाकिस्तान और भारत, पहले तो भारत ही था ना, पहले तो वो एक ही देश था ना, तो उससे से अलग हुआ ना वो पाकिस्तान। तो जब पाकिस्तान अलग हुआ तो उस वक्त तो कोई ना कोई बात हम करेंगे ना कि ये वाली चीज कैसे, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जो हिस्से बांट दिए जैसे दो भाइयों, जैसे भारत, जैसे हरियाणा और पंजाब का हिस्सा हुआ, तो जब सारी चीजें जिस टाइम पे हरियाणा बना, मतलब या अलग हुआ कहने का मतलब, उस वक्त सारे के सारे दस्तावेज और सारे दफ्तर जितने थे वो पंजाब सरकार के नाम से थे। तो वो सारी की सारी ज़मीनें सब पंजाब गवर्नमेंट के अंडर में आती थी। तो जो हरियाणा में आ गया वो हरियाणा में आया। अब कुछ जगह ऐसी थी जो चंडीगढ़ में रह गई, तो चंडीगढ़ की प्रॉपर्टी के ऊपर उतना ही अधिकार हरियाणा का और उतना ही पंजाब का कर दिया। भाई इसको बरतेंगे हम लोग ऐसे करके, धीरे धीरे करके हम लोग वो लोग मोहाली में सेट होते चले गए, हरियाणा जो है पंचकुला में हो गया, और फिर चंडीगढ़ को यूटी के अंडर में ले आए, तो वो सब उस हिसाब से चलता रहा। तो ये समझौते इस तरह से होते हैं कि भाई हमारे देश से नदी निकलेगी, वहाँ का इतना पानी है, इसमें भारत को इतने की ज़रूरत है, तुमको इतने की ज़रूरत है, तुमको ये पानी वहाँ मिलता रहेगा, सप्लाई मिलता रहेगा, क्योंकि हम कोई मालिक थोड़ी ना है किसी चीज़ के। क्या ये पानी रोका जा सकता है जो पाकिस्तान की तरफ जा रहा है? क्या हमारा देश और हमारा जो स्ट्रक्चर है नदियों का, हमारे बांध या फिर जो हमारी नहरें बनी हैं स्टेट वाइज, तो कहाँ स्टैंड करते हैं? क्या इस बात में कितनी सच्चाई है कि भारत पानी को रोक सकता है, और कितने दिन तक रोक सकता है? क्या ये पॉसिबल है? मैंने वैसे इस पे ऊपर कोई कैलकुलेशन नहीं करी है, और मैं इसके ऊपर मेरे ख्याल से अधिकृत भी नहीं हूँ बोलने के लिए, और मैं समझता हूँ कि मुझे एग्जैक्टली पता भी नहीं है कि हम इसे रोक सकते भी हैं कि नहीं रख सकते हैं। कोई इंटरनेशनल ट्रीटी इसके अंडर आती, मतलब उसके अंडर आता हो ये, या वो आड़े आती हो, या कोई यूनाइटेड नेशंस की दखलंदाजी आती हो, क्योंकि सरकारों ने WTO के अंडर में अपना सरेंडर किया हुआ है ना, तो यूनाइटेड नेशंस के कुछ साइंस करे हुए हैं, तो वर्ल्ड पीस के लिए कुछ ना कुछ तो करा हुआ है इन लोगों ने नाटक। तो जब इनको ज़रूरत होती है तब अपना उसको अलग कर देते हैं, जब ज़रूरत होती है तब यूज़ कर लेते हैं। तो मैं एग्जैक्टली इस पर नहीं बोल पाऊँगा। अभी जो WTO और WHO का जिक्र आता है हमारे देश में, तो जिन लोगों ने इसको बनाया था, जो उस टाइम इसके मेन लीड रोल में थे, अमेरिका, आज वो खुद इससे बाहर है। देखो ना, तो अमेरिका इसके अंदर था कभी,
और ना ही अमेरिका कभी मतलब इसको बनाने वाला अमेरिका नहीं था। अमेरिका में गठित हुआ था, बनाने वाले और इसको फंडिंग देने वाले तो रॉकफेलर रॉथस्चाइल्ड फैमिलीज थी। उन्हीं लोगों ने कहा था कि पूरी दुनिया को एक सिस्टम से चलाने के लिए इस तरह की व्यवस्था बनाएंगे हम लोग कि ऐसे शिक्षा व्यवस्था बदलेंगे, ऐसे स्वास्थ्य बदलेंगे, ऐसे न्याय प्रणाली बदलेंगे, पुलिसिया सिस्टम ऐसे लेके आएंगे, जुडिशरी ऐसे लेके आएंगे, पॉलिटिक्स को इस तरह से बदलेंगे। और ये सब सारा प्रोपेगेंडा उन्हीं का था जब वर्ल्ड वॉर हुआ था ना। देखो, हर वर्ल्ड वॉर का जो पर्पज़ है वो है दुनिया के अंदर अस्थिरता लेकर आना, ताकि स्थिरता दोबारा लाने के नाम पर नए नियम थोपना। अभी भी जो चल रहा है, जो अभी इससे पहले जो वैक्सीन का दौर आया और अब जो वर्ल्ड वॉर का जो बन रहे हैं हालात, ये भी अव्यवस्था फैलाने के लिए ही बन रहे हैं, ताकि व्यवस्था, इनके हिसाब वाली व्यवस्था देश की जनता खुद मांगे, जनता खुद कहे सब कुछ डिजिटल कर दो। जब वो कहेंगे ना कि इससे वायरस फैलता है और जो ब्लैक मनी है वो नोट की शक्ल में ज़्यादा होता है, तो खुद जनता कह देगी डिजिटल कर दो। इसी तरह से फिर मतलब यातायात व्यवस्था है, वहाँ पर भी ये कह देंगे यार सिंगल गाड़ियाँ बहुत पोल्यूशन फैला रही हैं। पहले तो सब कंपनियों ने बेच दिया अब लोगों को, अब कह रहे हैं ये गाड़ियाँ बहुत फैला रही हैं, अब कम्युनिटी ट्रांसपोर्ट लेकर के आओ। कम्युनिटी ट्रांसपोर्ट भी रेल वगैरह में बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, तो बिजली से चलने वाली मेट्रो ले आओ हर जगह पे। फिर मेट्रो के अंदर उन लोगों ने पहले ही प्लान किया हुआ है कि मेट्रो के अंदर एंट्री जो है वो यूपीआई से होती है ना, अभी तो टिकट निकलती है, कार्ड से होती है। तो जिसके नाम पे अलॉट हुआ कार्ड है, उसने अगर सरकार के खिलाफ कुछ भी बोल रखा होगा, उसकी एंट्री नहीं होगी बंदे की। तो हो गया कंट्रोल आपका। इसी तरह से फूड को कंट्रोल करना, फिर पानी को कंट्रोल करना, फिर बिजली को कंट्रोल करना, यातायात को करना, आपके बोलने को करना, मीडिया को करना, चैनल्स को करना, और आपकी पढ़ाई को करना, और दवाइयों को करना, फैमिली को करना, बच्चों को करना। इस तरह से कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। तो उस नए कंट्रोल के लिए ही युद्ध लाए जाते हैं। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही तो यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई थी। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना होने के बाद में जब यूनाइटेड नेशंस के और इनके मतलब जो भेद खुलने लगे और दुनिया को पता चलने लगा कि ये तो सब चोर और लुटेरों का गैंग है, तो यूनाइटेड नेशंस का जो एजेंडा 21 था वो फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने टेक ओवर कर लिया। मतलब नाम बदल देते हैं, ये कंपनी का नाम बदल दो तो नई कंपनी होगी, तो आपको लगता है वो वाले लोग नहीं है ये। तो अभी देश में युद्ध के हालात पैदा किए जा रहे हैं, 100%। तो जो कश्मीर है, कश्मीर को इसके लिए मुख्य स्थान के तौर पे चुना गया है। एग्जैक्टली। क्योंकि ये तीन देशों के बीच में आसान है। देखो, हरियाणा में आप युद्ध के लिए बेस नहीं बना सकते। हरियाणा के लोग पूछें क्यों भाई, इधर नहीं बना सकते, उधर नहीं बना सकते। तो कश्मीर में इतने सालों से आर्मी के अंडर जीने की आदत पड़ चुकी है लोगों को। वहाँ का आदमी विद्रोह करने की पोजीशन में नहीं है। पॉलिटिकली भी तोड़ दिया गया है, इकोनॉमिकली भी तोड़ दिया गया है, सोशली भी तोड़ दिया गया है, सपोर्ट भी नहीं है, मीडिया के माध्यम से भी तोड़ दिया गया है, फूड सप्लाई भी वहाँ नहीं पहुँचती है, पानी भी बंद कर देंगे, बिजली भी बंद कर देंगे, इंटरनेट भी बंद कर देंगे, मोबाइल फ़ोन भी बंद कर देंगे, जीना मुश्किल कर देंगे अगर आप बोले तो। इसलिए वो पोजीशन एक्चुअली जो कश्मीर है वो लेबोरेटरी टेस्ट है पूरे भारत का। तो जैसा कश्मीर में हो रहा है वैसा ही मणिपुर में भी हो रहा है, वैसा ही छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है, वैसा ही नागालैंड साइड में भी हो रहा है। तो ये ऐसा ही हालात पैदा हो रहे हैं। तो वो कश्मीर का सक्सेसफुल होने के बाद ही बाकी जगह चालू किया इन्होंने। तो ये लैबोरेटरी टेस्ट हैं, ये बेसिकली पूरे भारत के हर घर तक ये आंच आनी तय है, अगर इस पर अभी हम लोग खुलकर नहीं बोले तो। ये जब 370 का ड्रामा चालू हुआ तब मैंने बोला था 5 अगस्त 2019 की बात है, मुझे एग्जैक्टली डेट भी याद है, जब ये 370 वाला नाटक हुआ और वहाँ कर्फ्यू लगा 5 अगस्त को 2019 में, क्योंकि मई में सरकार बनी थी 2019 में, सेकंड टाइम की सरकार नरेंद्र मोदी की, और फिर ये 370 वाला नाटक हुआ। तो मैंने 370 वाला वो नाटक देखते ही कहा कि अब ये सिर्फ ज़मीन खरीदने के लिए हुआ। और मेरी वीडियो पड़ी है यार नीडर इंडिया चैनल के ऊपर, जिसमें मैंने साफ साफ बोला है कि भाई ये लिथियम के लिए हो रहा है, कहीं तुम ये सोच रहे हो, और ये लैब टेस्ट है। अगर आज कश्मीर में लॉकडाउन लग गया तो कल को तुम पूरे भारत में देख लेना, और अगले ही साल फिर पूरे भारत में लॉकडाउन था। कश्मीर में अभी लिथियम मिला? हाँ, अभी क्या मिला, वो तो 18 में मिल चुका था, तभी तो 19 में ये हुआ। और अभी जो कश्मीर है और कश्मीरी जो लोग हैं, अगले 5 साल में इनका आप क्या भविष्य देखते हो? अगले 5 साल में इनको गोलियों से भूनना, बम से उड़ाना, युद्ध में मार देना, पलायन हो जाना, और इकोनॉमिकली बर्बाद हो जाना, ज़मीनें बेच के भाग जाना,
और छोड़ जाना, ज़बरदस्ती छुड़वाना, ये सब देख रहा हूँ मैं। बिजली का संकट हमारे देश को कब तक हिट करेगा? कभी भी नहीं करेगा, वैसे तो कभी नहीं करेगा, लेकिन इनके हिसाब से तो ये 3-4 बार ट्राई कर चुके हैं। कोयला कम पड़ रहा है, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, अब की बार नहीं हो पाएगा, ये सब बोलते बोलते कई साल हो गए। हम फिर बोल देते हैं नाटक है, स्क्रिप्ट है, कोई कमी नहीं है बिजली की। बिजली के ऊपर तो एक रिसर्च की थी हमारे साथी ने, और भाई मैं पूरी दुनिया को बता रहा हूँ, आप रिसर्च करके देखो, आप भी एक बार करके देखो। देखो क्या होता है, ये लिखित में आप फंसा सकते हो डिपार्टमेंट्स को। हमारे संगठन में ही, मोर्चे के संगठन में एक मित्र हैं अपने, उन्होंने क्या किया, जहाँ बिजली बन रही थी पावर हाउस, वहाँ उनसे ये पूछ लिया हमारे ज़िले को कितनी यूनिट बिजली देते हो। उन्होंने बोला हम तुम्हारे ज़िले को देते हैं 10 लाख यूनिट बिजली। ठीक है जी। अब 10 लाख यूनिट बिजली महीने की दे दी, पिछले महीने की पूछी उन्होंने RTI डाल करके। अब जिले के पास चले गए, वो जो जिले में जो उनका दफ्तर था, उनको उन्होंने पूछ दिया कि तुमने हमारे ब्लॉक को कितने यूनिट बिजली दी, जो हमारी तहसील को कितनी दी। तो उन्होंने बताया हमने तुम्हारी तहसील को दी 12 लाख यूनिट बिजली। यार तुमको खुद 10 लाख मिली है, ऊपर से तुमने 12 लाख कल हमको दे दी, तो फिर बाकियों को क्या मिला? तो वो पता चल रहा है कि 12 लाख उनको मिल गई है वो तेरे की। फिर वो उसको 12 लाख मिल गई, तो उन्होंने पूछा चलो कोई बात नहीं, तहसील से फिर उससे मैं अपने गांव को पूछ लेता हूँ। तो जो गांव में जो मीटर रीडिंग करने वाला बंदा था, उससे पूछ लिया, उसने कहा तेरे को मैं पैसे दूंगा और तू अपनी यूनिट बता टोटल कितनी हुई है। तो उसने बताया कि पूरे गाँव में इस साल जो मैंने बिल कलेक्ट किया वो 14 लाख यूनिट का किया है। 14 लाख यूनिट, यानी कि पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो अलॉट हुई वो 10 लाख। और आगे बिल ज़्यादा कर लिया। अरे यार फिर वो समझ नहीं रहे आप। एक जिले में ब्लॉक, जैसे करनाल जिले की बात करते हैं, तो कितने ब्लॉक्स हैं, ठीक है, और फिर कितने गांव हैं। मतलब मेरे असंध ब्लॉक में 56 गांव थे उन दिनों में, जब कभी की बात हो रही है, तो असंध ब्लॉक में तो कितने सारे ब्लॉक्स हैं। मैं कह रहा हूँ जितना एक जिले को बिजली मिली है 10 लाख, उतनी एक ब्लॉक को मिल गई है। तो 10 ब्लॉक यानी कि एक यूनिट का 10 यूनिट बन गया, और फिर 10 यूनिट का 1000 यूनिट बन गया, और सब जगह से पैसा लिया जा रहा है। वही मैं बोल, यानी कि लूट का इतना बड़ा तंत्र है ये बिजली का तंत्र, आप समझ ही नहीं पा रहे हो। आप इस पे रिसर्च नहीं कर रहे हो। हमारी नई पीढ़ी को तो रिसर्च करना भी नहीं आ रहा है। इसके ऊपर आने वाले टाइम में हम जो निडर JSM वाले जो लोग हैं, जो अभी हम लोग जो जनता सरकार मोर्चा के अंडर जो निडर JSM है उसके जो लोग हैं, वो इसके ऊपर बहुत मतलब रिटर्न में एक पूरा का पूरा सिस्टम खड़ा करने वाले हैं कि हम लिखित में सरकारों से पूछने वाले हैं आने वाले वक्त में, जो हमसे जुड़ेंगे। तो देखते हैं कितना लोग कामयाब हो पाते हैं। JSM की तरफ से लोगों के लिए, लोगों को बताने के लिए कोई पत्रिका, कोई किताब या कुछ इस तरीके का कुछ प्रिंट प्रोवाइड? देखो भाई जी, क्या होता है कि ये सब चीज़ें होती हैं जब कोई रजिस्टर्ड संस्था होती है। हमने अपने निडर JSM को रजिस्टर्ड नहीं किया है, और ना ही हमारा रजिस्टर्ड करने का कोई प्लान है। हमने इसको मतलब इस तरह से चलाने का प्लान किया था कि हम सिर्फ एक टॉर्च बेरर का काम करेंगे। हमारे पास अभी भी बहुत ज़्यादा फंड्स की कमी रहती है, और कमी क्या रहती है, अभी 23 मार्च को हमने कार्यक्रम किया था, तो उसका ही 10-15 लाख रुपए हमको अभी पे करना रहता है, 10-12 लाख रुपया लोगों का। तो पहले ही माइनस में हैं हम लोग, और कोई जिम्मेदार व्यक्ति आकर के अगर संभालता है तो संभालेगा, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा बर्डन रहता है हम लोगों के ऊपर। तो अभी हमारा मकसद यही है कि किसी तरह से जागरण को अभी कंटिन्यू रख पाएँ। पत्रिकाओं के माध्यम से जागरण तो वही लोग कर पाएंगे जिनका इस चीज़ में इंटरेस्ट रहेगा। तो हम लोग अपने काम को छोड़ करके दूसरे इधर उधर की चीज़ों पे नहीं लग पाते। यही हमारी थोड़ी सी कमी है हमारे पास, अभी क्योंकि लड़ने वाले लोग बहुत कम हैं और डर जाते हैं। फिर कोई लोग हमसे जुड़ते हैं, थोड़े दिनों के बाद सरकार का आदमी आकर के उनको बोल देता, अच्छा तूने उसकी फेसबुक पे लाइक किया था। इतने में ही मेरे पास फ़ोन आ जाता है कि यार वहाँ से फ़ोन आया था डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, बीजेपी वाला, वो कह रहा था कि तुमने उसकी पोस्ट पे लाइक क्यों किया। मैं कहा पोस्ट पे लाइक करने से क्या होता है? बोला नहीं, उनको लिए तो बड़ी चीज़ है। तो भाई इतनी सारी चीज़ें हैं, साथ देना और वो तो दूर की बात होती है, पोस्ट पे लाइक करने से भी डरते हैं लोग तो हमारे। अभी जो 4 तारीख है अपकमिंग मई, उससे रिलेटेड कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे आपकी देखने को मिली थी। 4 मई को हम लोग इकट्ठा होंगे। मतलब क्या है कि पीछे से कुछ डिस्प्यूट्स चले थे, और वहाँ पर उसमें क्या था कि कुछ मेरी विरोध करने वाले लोग इकट्ठे हुए थे जींद में।
तो वहाँ से फिर एक निर्णय निकला कि कार्यकारिणी के हिसाब से चले करेंगे। तो अभी हमने कहा है कि वो चलो ठीक है, विरोध करने वाले इकट्ठे हो गए, अब साथ देने वाले लोग इकट्ठे होंगे। तो 4 मई को असल में क्या है, नेशनल लेवल की एक मीटिंग रखी है जहाँ सपोर्ट के लोग भी आएँ कि भाई जो लोग हमारे काम जो हमने आज तक किया है उसको सपोर्ट करते हों, और उसी सिलसिले में आगे बढ़ने का प्लान किया। तो 4 मई को आप जींद पहुंचेंगे जींद की जाट और धर्मशाला आपके सुबह 10 जितने भी बजे समर्थक हैं वो भी वहाँ वो पे भी पहुंचेंगे। बाकी जुड़ने के लिए 9518170000 नंबर है। हाँ हाँ मतलब इवन इस पर आप हमारे को सहायता राशि भी भेज सकते हैं, हाँ 9518170000। हाँ। तो डॉक्टर साहब ने कश्मीर का और कश्मीरियों का आने वाला भविष्य, आपके बच्चों का आने वाला भविष्य, अभी जो संकट आप झेल रहे हो और जो जिस लेवल पर वो संकट आप आगे आपके बच्चों को फेस करने पड़ेंगे, इन सब बातों के बारे में हमें बताया। आपका समय देने के लिए, इतना कीमती समय देने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। बहुत जय धन्यवाद। धन्यवाद।